सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जौहरी और ये है अपना पार्ट 2। आज मैं आपको एपोप्टोसिस का पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D में। मैं आपको 3D में एक एनिमेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है, क्योंकि देखो पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको समझना ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप लोग एपोप्टोसिस पढ़ लोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। सो मैं पूरा एपोप्टोसिस आपको समझाऊंगा एनिमेशन के साथ। और एक और बात, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो मेरी जान पहले जाके पार्ट 1 दिखाओ, क्योंकि मेरे पार्ट 1 में एपोप्टोसिस की डेफिनेशन, कॉज और मॉर्फोलॉजिकल फीचर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आज सिर्फ मैकेनिज्म देखना है। तो चलो, सो पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है, जब भी एक सेल का डीएनए खराब हो जाए तो सेल अपने आप को मार लेता है। एक तरीके की प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसे सेल का सुसाइड भी बोला जाता है। अब अपोप्टोसिस होने के लिए ना दो प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म का अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। सर ये कब होता है? बेटा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है जब अपना डीएनए डैमेज हो जाए और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खराब हो जाए। याद रखना, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कब होता है? जब डीएनए डैमेज हो जाता है। उसके अलावा ये तब होता है जब अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर डैमेज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं इसकी शुरुआत कैसे होती है। जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसको अपन सेल का पावर हाउस बोलते हैं, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोल देते हैं साइटोक्रोम सी। ये जो साइटोक्रोम सी जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि अपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करता है। सो जैसे ही अपना साइट, अब क्या हुआ ना, अब अपना माइटोकॉन्ड्रिया मान लो डैमेज हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डैमेज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन जो है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जितना भी साइटोक्रोम सी था ना वो बाहर आ जाता है। जैसे अपना साइटोक्रोम सी बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे साइटोक्रोम सी बाहर आता है, साइटोक्रोम सी जो है जहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है अपने साइटोप्लाज्म में, उसके साथ जुड़ता है। जैसे ही साइटोक्रोम सी अपना एपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन के साथ जुड़ता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसके कारण अपना जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, उसके अंदर एक प्रेजेंट होती है चीज को बोलते हैं कैस्पेस। कैस्पेस जो है ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेनली इनएक्टिव अपने प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर कैस्पेस प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो अपना पूरा अपोप्टोसिस हो जाता है। तो याद रखना, जैसे ही अपना माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, उससे बाहर निकला अपना साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर निकलता है, अपने साइटोप्लाज्म में कुछ अपने प्रोटीन होते हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं अपोप्टोटिक प्रोटीन। अपने अपोप्टोटिक प्रोटीन से साइटोक्रोम सी जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, साइटोक्रोम सी प्लस अपोप्टोटिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जैसे एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, अपने सेल के अंदर जितने भी कैस्पेज 9 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैस्पेज 9 एंजाइम अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन कर लेते हैं एक्टिव। ये सीरीज में रिएक्शन चलती है। तो जैसे अपना कैस्पेज 9 जो है वो अपना एक्टिव हो जाता है, कैस्पेज 9 फिर अपना एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6 को। जैसे अपना कैस्पेज 6 एंजाइम एक्टिवेट होता है, अपने साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जैसे ही कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6 एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, अपने सेल का जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो अपन एक्टिवेट करा लेते हैं। जैसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होता है, इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेगा। उसके अलावा कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6 जो है डायरेक्टली अपना जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं ना एक सेल का, जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस साइटोस्केलेटन को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिसके कारण सबसे पहले सेल का डीएनए टूटता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण, और सेल जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है क्योंकि साइटोस्केलेटन इसके डैमेज हो जाते हैं, और फिर अपना पूरा सेल में हो जाता है अपोप्टोसिस। तो सेल में अपोप्टोसिस क्यों होता है, एक सेल क्यों मरता है? क्योंकि सेल में एक्टिवेट होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और अपना साइटोस्केलेटन को डैमेज करने वाला एंजाइम। ये एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं? इनको एक्टिवेट करते हैं अपने कैस्पेस एंजाइम, कैस्पेस 3 और कैस्पेस 6। कैस्पेस 3 और कैस्पेस 6 को कौन एक्टिवेट करता है? अपना एक एंजाइम जिसको बोलते हैं कैस्पेस 9। कैस्पेस 9 भी अपना इनएक्टिव प्रेजेंट था। कैस्पेस 9 को कौन एक्टिवेट कर रहा था? जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकला साइटोक्रोम सी, उस साइटोक्रोम सी किसके साथ जुड़ेगा? अपने एपोप्टोटिक प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा साइटोक्रोम सी प्लस अपोप्टोटिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
ये कॉम्प्लेक्स सीधा कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है, 9 3 और 6 को करेगा, 3 और 6 अपने फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे तो न्यूक्लियस को तोड़ देंगे और हमने साइटोस्केलेटन को डैमेज कर लेंगे, जिसके कारण एक पूरा सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। एम आई क्लियर? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। सर अब हमें यह बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या झटके वटके आए, माइटोकॉन्ड्रिया पागल होगा तो उसने साइटोक्रोम सी अपना बाहर निकाल लिया, ऐसा क्या हुआ कि साइटोक्रोम सी बाहर निकला माइटोकॉन्ड्रिया के। अब यहां पे अपन बात करते हैं दो छोटे छोटे कंसेप्ट की, उन्हें बोला जाता है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन और एक एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन? याद रखना, इसका नाम ही इसकी पहचान बता रहा है, रटो मत। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब ये ऐसे प्रोटीन है जो कि अपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। और इन प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन का नाम है बैक्स एंड बैक। सीधा नीट एमसीक्यू में आता है कि विच द फॉलोइंग इज द प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। सीधा एमसीक्यू में आता है तो याद रखना, बैक्स BAX और बैक BAK बैक, ये दोनों के दोनों जो है ये अपने होते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ना अपोप्टोसिस करवाते हैं। कैसे? जैसे ही अपने ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या रहता है ना, अपना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो परमेबिलिटी है ना उसको खराब कर देते हैं। मतलब ये तो मैं समझो इन प्रोटीन का काम है चैनल बनाना, दरवाजे बनाना। ये मजदूर वाले आदमी दरवाजे बनाते हैं। तो जैसे ही अपना प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से बड़े बड़े चैनल बना लेते हैं, दरवाजे बना लेते हैं, जिसके कारण जितना भी साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है सर। फिर अपने सेल में एक और चीज प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोल देते हैं एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। इसका नाम ही इसकी पहचान है मेरी जान, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन है जो कि अपोप्टोसिस नहीं होने देंगे। एंटी मतलब नहीं होने देना। तो ये प्रोटीन जो रहते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना अपोप्टोसिस नहीं होने देते। कैसे? अपने माइटोकॉन्ड्रिया की सेल की परमेबिलिटी बनाते हैं। जैसे कि अपना BCL2, BCLXY, MLCL1, ये सारे के सारे अपने कैसे होते हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। ये प्रोटीन अपोप्टोसिस नहीं होने देते। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो अपने एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं ना, अपने एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जैसे कि अपना BCL1 प्रोटीन क्या कर रहा है, अपने बैक्स प्रोटीन को जाके पकड़ लेता है ताकि मजदूर अपना गड्ढा ना खोदे, माइटोकॉन्ड्रिया में छेद ना हो। तो एक तरीके से BCL1 प्रोटीन बहुत ही अच्छा है, ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि अपोप्टोसिस नहीं होने देगा। एम आई क्लियर? लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है जब भी आपका DNA डैमेज हो जाता है। याद रखना, अगर आपका DNA डैमेज हो गया रेडिएशन के कारण, फ्री रेडिकल्स के कारण, टॉक्सिन के कारण, अगर कोई भी अपन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्ट्रेस आ गया, जैसे कि मिसफोल्डेड प्रोटीन बनने लगे, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज में होता है, हंटिंगसन या पार्किंसन डिजीज के अंदर होता है ना, या फिर लेक ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स। याद रखना, एक सेल को जिंदा रहने के लिए बिना बार बार सिग्नल मिलते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइवल सिग्नल, कि भाई जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो। जैसे ही जिंदा रहने वाले सिग्नल चले जाते हैं या DNA में हो जाता है डैमेज, या आपको बीमारी है अल्जाइमर, हंटिंगसन, पार्किंसन, जिसके कारण आपके सेल में मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जैसे ही अपनी तीन चीज होती है, अपने सेल में एक चीज निकलने लगती है, उसको अपन बोल देते हैं BH3 ओनली प्रोटीन। BH3 ओनली प्रोटीन कैसे है? ये अपने एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का इनएक्टिवेशन करवा देते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको सर्वाइवल सिग्नल ना मिले, DNA डैमेज हो, कोई भी बीमारी हो जिसके कारण मिसफोल्डेड प्रोटीन सेल में एक्यूमुलेट होने लगे, उन सारे कारणों से क्या होता है, अपनी बॉडी निकालती है एक प्रोटीन जिसका नाम है BH3 ओनली प्रोटीन। BH3 ओनली प्रोटीन क्या करता है? BH3 ओनली प्रोटीन सीधा अपना ये जो BCL2 प्रोटीन है ना, जो मजदूर को पकड़ता है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, उसको इनएक्टिव कर लेता है। जैसे ही अपना BCL2 प्रोटीन इनएक्टिव होता है, जैसे BCL2 प्रोटीन काम करना बंद करेगा, वैसे ही जो अपने बैक्स है ना, अपने अपोप्टोटिक प्रोटीन, जैसे ही एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ने काम करना बंद करा, जैसे ही अपन ने मजदूर को छोड़ा, जो मजदूर है जो अपोप्टोसिस करवाता है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, वो क्या करेगा? गड्ढा खोदेगा। तो जैसे ही अपना BCL2 इनएक्टिव होता है, वैसे ही जो बैक्स है
और बैक जो है वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में छेद कर लेते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी साइटोक्रोम सी जो प्रेजेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। साइटोक्रोम सी जैसे ही निकला वो अपने साइटोप्लाज्म में अपोप्टोटिक प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके कारण कैस्पेज 9 एक्टिवेट होगा। कैस्पेज 9 जैसे एक्टिवेट होता है उसी तरह कैस्पेज 3 और कैस्पेज 6 को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण अपना एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगा, न्यूक्लियस टूटेगी, साथ में अपने साइटोस्केलेटन जो है वो टूटेंगे और एट द एंड पूरा अपोप्टोसिस हो जाएगा। सो ये जो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया ना बेटा, ये है इंट्रिंसिक पाथवे। ये सारी चीजों की शुरुआत हो रही है जब ना डीएनए डैमेज है, ये सब अंदर से अपन कर रहे हैं। एक और होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, फिर अपन साथ में इनकी एनिमेशन वाली वीडियो देख लेंगे। अब इसकी शुरुआत अपनी होती है डेड रिसेप्टर से। जी हां, एक अपने नॉर्मल सेल के बाहर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिसे अपन बोल देते हैं डेड रिसेप्टर। मतलब वो ऐसे रिसेप्टर हैं, अगर उसके अंदर उस रिसेप्टर का जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो आगे जुड़ता है तो अपना सेल क्या करता है, अपना सेल मर जाता है। मतलब अपने सेल के बाहर कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ये बोलते हैं हाँ भाई सेल जिंदा रहो जिंदा रहो, और अपने सेल के बाहर ऐसे भी रिसेप्टर हैं जो कि कैसे हैं, डेड रिसेप्टर है। अगर वो एक्टिवेट हो गए तो सीधा मौत निश्चित है, क्योंकि डेड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है वो आपको बताता हूं। तो जो अपना एक डेड रिसेप्टर जो होता है ना वो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है, सेल मेम्ब्रेन अपना बनता है इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर का। दो लिपिड की ऐसी मेम्ब्रेन होती है, तो लिपिड की ऐसी बाइलेयर से अपना बनता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में अपना एक पूरा प्रेजेंट होता है इस तरीके से रिसेप्टर, इसको अपन डेड रिसेप्टर भी बोलते हैं। डेड रिसेप्टर के अलावा इसके कुछ और नाम भी है, जैसे कि टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर रिसेप्टर, TNF रिसेप्टर, या फिर FAS फास्ट रिसेप्टर। ठीक है, इस ये जो डेड रिसेप्टर जो होते हैं ना, इनके दो हिस्से होते हैं। एक इसका है ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका फास्ट वाला हिस्सा, और एक इसका एक अंदर वाला हिस्सा होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने डेड रिसेप्टर का जो पार्ट होता है ना उसे अपन बोल देते हैं डेड डोमेन्स। सो क्या होता है ना, अब जैसे ही अपना सेल मरने वाला होता है, जैसे ही अपन क्या करते हैं, अब अपन को एक सेल को मारना है तो अपन क्या करते हैं, ये तो डेड रिसेप्टर जो होता है ना, डेड रिसेप्टर पे इसका लाइगेंड आके जुड़ता है। वो मैंने कहा लाइगेंड, लाइगेंड से मेरा मतलब क्या है, रिसेप्टर पे क्या जुड़ता है, उसका कॉम्प्लेक्स जुड़ता है ना। जैसे डेड रिसेप्टर पे अपन उसका लाइगेंड जोड़ते हैं तो क्या होता है, जितने भी अपने डेड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन पे, जैसे याद रखना अगर बहुत सारे डेड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन पे, अगर अपने एक डेड रिसेप्टर पे भी इस तरीके से उसका लाइगेंड आके जुड़ जाएगा, सो अपने सारे के सारे डेड रिसेप्टर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण डेड रिसेप्टर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो भी सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एम आई क्लियर? और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे अपन बोल देते हैं एड स्ट्रक्चर, फेड एडाप्टर बना लेते हैं। समझे आप? तो जैसे अपने रिसेप्टर पे उसका कॉम्प्लेक्स आके जुड़ा, ये जितने भी रिसेप्टर होते हैं डेड रिसेप्टर वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं। उसका नीचे वाला हिस्सा भी जुड़ता है डेड रिसेप्टर का, उसे हम बोलते हैं फेड एडाप्टर। एम आई क्लियर? फिर बस वही कहानी अपनी शुरुआत, जैसे अपने फेड एडाप्टर बना, ये फेड एडाप्टर क्या करता है, अपना एक्टिवेट करता है कैस्पेज 8 को। एक्सट्रिंसिक याद रखना, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 एक्टिवेट होता था। देन एक कैस्पेज 8 जो है वो एक्टिवेट हो गया, फिर कैस्पेज 8 एक्टिवेट करेगा वही कैस्पेज 3 और 6 को, 3 और 6 अपने एंजाइम एक्टिवेट कर लेंगे। एम आई क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैं एक बार आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इट इज एक्टिवेटेड बाय सिग्नल्स, देयर इज रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, जब अपना डीएनए डैमेज हो, वो वाले सिग्नल आपको मिले। इंट्रिंसिक पाथवे किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिपेंड है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया से अगर साइटोक्रोम सी निकल जाए तो होता है एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे से। सो इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा डिपेंड है।
माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज इज मेजर मैकेनिज्म इन मैनी कंडीशन। माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज ही अपोप्टोसिस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस नेम साइटोक्रोम सी। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी जो प्रोटीन है ये अपोप्टोसिस करवाता है, अपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय BCL2 फैमिली, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक सेल की परमेबिलिटी जो होती है ना, वो कौन मेंटेन करता है? वो एक्चुअली में मेंटेन करता है BCL2 फैमिली। BCL2 फैमिली क्या करती है? डायरेक्टली साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आने देती, जिसके कारण ये प्रिवेंट करती है अपोप्टोसिस। बट इफ देयर इज एनी डैमेज ऑफ डीएनए, जैसे ही डीएनए के अंदर डैमेज हो जाता है, सिग्नल्स नहीं आ पाते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ये साइटोक्रोम सी बाहर निकल जाते हैं। कैसे बाहर निकलते हैं? इफ बैलेंस शिफ्ट टू प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, अपोप्टोटिक कैस्केड इज एक्टिवेटेड। अब क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब अपने मजदूर, प्रो मतलब ऐसे प्रोटीन जो अपोप्टोसिस करवाएंगे। सो शुरुआत में क्या हो रहा था, ये BCL2 प्रोटीन क्या करते थे? ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन जो अपोप्टोसिस नहीं होने देते, वो क्या करते हैं? अपोप्टोसिस करवाने वाले जितने भी प्रोटीन है उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। कैसे? उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। BCL2 क्या करता है? ऐसे बैक्स प्रोटीन को पकड़ लेता है कि तू मेरा भाई है मजदूर, तू अभी खड्डा वगैरह नहीं खोदेगा, ऐसे पकड़ लेते हैं। बट जैसे ही डीएनए वगैरह डैमेज हो जाता है, अपनी बॉडी में एक निकलता है दूसरा प्रोटीन, BH प्रोटीन। BH प्रोटीन जैसे निकलता है वो BCL को इनएक्टिव कर देता है। जैसे BCL प्रोटीन इनएक्टिव होता है, अपना जो बैक्स प्रोटीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में गड्ढा खुदवा रहा है, बैक्स प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। सीधा बैक्स प्रोटीन क्या करते हैं? जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में चैनल बना लेते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं साइटोक्रोम सी वो बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। वन ऑफ दिस प्रोटीन इज साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर निकलता है, इट बाइंड टू अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 1। याद रखना, अब माइटोकॉन्ड्रिया से जैसे ही बाहर निकला साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी किस पे जुड़ेगा? अपने अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन पे, जिनका नाम होता है अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 1। अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 1। याद रखना, जैसे ही साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकला, वो सीधा अपना जुड़ता है अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन से, जिनका नाम है अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 1। जैसे अपोप्टोसिस फैक्टर नंबर 1 से जुड़ता है, अपन क्या करते हैं? कैस्पेज 9 एक्टिवेट हुआ, कैस्पेज 9 ने कैस्पेज 3 और 6 एक्टिवेट करा और अपोप्टोसिस हो गया। एम आई क्लियर? फिर यहां पे आप देखिए, साइटोप्लाज्म ऑफ नॉर्मल सेल कंटेन प्रोटीन विच ब्लॉक एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर ये जो कैस्पेज 9 जो है ये अपन ने बाद में एक्टिवेट करा, नॉर्मल सेल के अंदर भी कैस्पेज 9 प्रेजेंट होता है, ये पहले क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ था? सर कैस्पेज 9 पहले क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ था? देखो, जो अपना नॉर्मल सेल जो होता है ना, नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में एक चीज, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोल देते हैं इनिवेटर ऑफ अपोप्टोसिस। प्यार से बोलते हैं IAPS, इनिवेटर ऑफ अपोप्टोसिस प्रोटीन। ठीक है, जो IAPS होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ये इनिवेटर होते हैं अपोप्टोसिस प्रोटीन, ये अपोप्टोसिस को नहीं होने देते। ये प्रोटीन क्या करते हैं? सीधा अपना कैस्पेज 9 के पास जाते हैं और उसको चुपके रहते हैं कि कैस्पेज 9 तुम इनएक्टिव ही रहो। अदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन एंटर साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रलाइज द APS। अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलता है, वो किससे जुड़ता है? साइटोक्रोम सी जैसे ही निकला, वो अपना जुड़ा अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 1 से, और यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सीधा अपना जाता है IAPS के पास, अपना इनिवेटर ऑफ अपोप्टोसिस प्रोटीन के पास, उससे बोलता है हे इनिवेटर तुम हट जाओ। तो जैसे अपना इनिवेटर हटता है, अपना कैस्पेज 9 जो इनएक्टिव था वो फिर अपना हो जाता है एक्टिव।
जैसे कैस्पेस 9 एक्टिव होता है सारी चीजें अपनी चलने लगती हैं, अपन कैस्पेस 3 अपना कैस्पेस अपन बाकी के कैस्पेस एक्टिवेट करते हैं, 3-7 बहुत सारे रहते हैं यार, 3-6 है 3-7 है, वो सारे कैस्पेस एक्टिवेट होते हैं। बाद में सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती है जिसके कारण एंडोप्लाज्म अपना एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होगा, न्यूक्लियस टूटेगी और ये बाकी की चीजें होंगी, है ना। एक और चीज BCL2 फैमिली जो है वो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि BCL2 फैमिली जो है वो क्या करती है, BCL2 फैमिली ही अपना BCL2 फैमिली अपनी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, ये सीधा अपने बैग्स वाले प्रोटीन को पकड़ के रखती है ताकि वो चैनल्स ना बनाए, गड्ढे ना बनाए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे अपना DNA वगैरह डैमेज हो जाता है, अपने बॉडी के अंदर निकलने लगता है BH3 ओनली प्रोटीन। BH3 ओनली प्रोटीन क्या करता है, सीधा BCL2 को इनएक्टिव कर देता है। जैसे ही BCL2 इनएक्टिव होता है, बैग्स वाले जो होते हैं वो गड्ढा बनाते हैं, साइटोक्रोम C बाहर निकलेगा, साइटोक्रोम C AFFH मतलब कि अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन से जुड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। वो कॉम्प्लेक्स सीधा कैस्पेस 9 को एक्टिव कर देगा। कैसे, कैस्पेस 9 से हटवा देगा, इनिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस को, वो वाले प्रोटीन को हटा देगा, कैस्पेस 9 एक्टिव हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे, ये मैंने पूरा सीक्वेंस में समझाया। अब आपको ना चीजें याद करनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे नाम नहीं है हेमा, सुषमा, जया, रेखा, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, इसके नाम इतने आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल नाम है यार। BCL, बैक्स, BH ओनली प्रोटीन, 1 से 2 बार रिवाइज करने में हो जाएगा। फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है। आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ द एनिमेशंस, वो एनिमेशन आपको बताऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको इंट्रिंसिक पाथवे बताऊंगा, फिर आपको नोट्स भी दूंगा। एक एनिमेशन देखते हैं ताकि आपकी इमेजिनेशन बढ़े कि यार ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पे आप एनिमेशन देखिए, अब देखो ये एनिमेशन बहुत ही प्यारी एनिमेशन है यार, मतलब अपन का एक सेल के अंदर घुस गए, ये वो है। नीचे की तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन है, एम आई क्लियर। नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन है, और ऊपर की तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में अपना है BCL2। BCL2 वो प्रोटीन होते हैं जो कि एंटी अपोप्टोटिक है, अपोप्टोसिस नहीं होने देते। ऊपर की तरफ आप ये जो देख रहे हो ना, ये अपने सारे के सारे हैं बैक्स प्रोटीन, मतलब अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन जो अपोप्टोसिस करवाते हैं। सो होता क्या है, BCL2 प्रोटीन जो है वो अपने बैक्स प्रोटीन को पकड़ के रखता है ताकि अपोप्टोसिस ना हो। लेकिन जैसे ही DNA डैमेज होता है, ये BCL2 प्रोटीन जो है खुद इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण ये बैक्स प्रोटीन जो है छेद करने लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोक्रोम C बाहर निकलता है। पूरी एनिमेशन आप देखिए, आपको बहुत मजे से समझ में आएगी चीजें। यहां पे आप देखिए, सो क्लियरली आपको दिख रहा है ये जितने भी है ना, ये BCL प्रोटीन है अपने, आपको दिख रहा है BCL प्रोटीन है, और बाकी के प्रोटीन अपने। अब आप यहाँ पे देखो, अपने पास ना 2 तरीके के प्रोटीन है, एक होते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि अपना अपोप्टोसिस करवाते हैं, और एक होते हैं एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। ये देखो BCL2 प्रोटीन जो है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को पकड़ लेता है और इनएक्टिव कर लेता है ताकि अपोप्टोसिस ना हो, आप सर्वाइव करें, आप जिंदा रहें, ठीक है। लेकिन प्रो अपोप्टोटिक जीन जो है जैसे वो एक्टिव हो जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ेंगे और कराएंगे सेल की डेथ। तो 2 तरीके की प्रोटीन है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जो सेल को मरवाते हैं, डेथ करते हैं, है ना। एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या है, जैसे ही अपना BCL2 प्रोटीन अपने एंटी इनको पकड़ेगा तो अपना बॉडी सर्वाइव करेगा। तो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जो होते हैं ये वाले, उसको इनएक्टिव कौन कर रहा है, अपने एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। तो अब अपन एक सेल के अंदर देखते हैं चीजें कैसे हो रही है। सो ये एक अपना सेल है। अब आप यहां पे देखिए, ये सेल के अंदर अगर अपन देखें, सेल के अंदर अपन जाते जा रहे हैं तो आपको देखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम अपन बहुत घुस गए सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आप देखो, देन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल के बाहर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है BCL2 प्रोटीन। BCL2 प्रोटीन अपना एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, यह प्रोटीन अपोप्टोसिस होने को रोक रहा है। और ये जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है ना, इसने किसको पकड़ के रखा है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ने अपना पकड़ के रखा है बैक्स प्रोटीन को। यह प्रोटीन अपने प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो अपोप्टोसिस करवाते हैं। सो अपना BCL2 प्रोटीन ने क्या करा, अपने बैक्स प्रोटीन को तो पकड़ के रखा है ताकि अपोप्टोसिस ना हो। सो ये अपन नॉर्मल सेल के अंदर देख रहे हैं, इस तरीके से चीजें होती है।
अब क्या हुआ, आप देख पा रहे हो अपने अंदर यार हो ही नहीं पा रहा, अपोप्टोसिस अपन करवा ही नहीं कर रहे, क्योंकि BCL2 प्रोटीन सीधा अपना अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन को चुप पकड़ के रखें ताकि अपोप्टोसिस ना हो। सो BCL2 प्रोटीन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो नहीं होने देते अपोप्टोसिस। बट शुरुआत कहां से होती है, जैसे ही अपना डीएनए वगैरह डैमेज हुआ, सुनिएगा जरा मेरी बात आप जनाब, जैसे ही डीएनए वगैरह डैमेज होने लगता है, अपना मिसफोल्डेड प्रोटीन डैमेज हो जाता है, अगर सर्वाइवल सिग्नल नहीं निकलते तो क्या होता है ना, अपनी बॉडी में एक और प्रोटीन बनता है, उसे बोलते हैं BH लॉन्ग प्रोटीन। BH लॉन्ग प्रोटीन जो है वो ऐसा प्रोटीन है जो कि अपना BCL2 प्रोटीन को इनहिबिट करता है, तो BH लॉन्ग प्रोटीन होता है। BH लॉन्ग प्रोटीन के अलावा इसके कुछ और नाम भी है, जैसे कि ABT 1999/ GDC 101999 प्रोटीन। अपन देखो क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो BCL2 को इनहिबिट कर देते हैं काम करने से, है ना। अपन ने क्या पढ़ा है, BH लॉन्ग प्रोटीन, तो अपन क्या मानेंगे, BH लॉन्ग प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अपन ये मानेंगे। am I क्लियर? क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कितनों क्या नाम याद करूंगा, अपन ये मानेंगे ये क्या है, ये अपना है BH लॉन्ग प्रोटीन। BH लॉन्ग प्रोटीन कब निकलता है, जब डीएनए डैमेज हो, लेकर सर्वाइवल आपको हो, मिसफोल्डेड प्रोटीन हो, तो ये BH लॉन्ग प्रोटीन। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। अब जैसे अपने बॉडी के अंदर BH लॉन्ग प्रोटीन बनने लगता है, ये आप देखो, अब जैसे ही बॉडी में BH लॉन्ग प्रोटीन बनने लगा तो क्या हुआ, ये जो अपना BCL प्रोटीन है ना, ये BCL प्रोटीन पे जुड़ जाते हैं। जैसे BCL2 प्रोटीन पे ये जैसे ही अपना BH लॉन्ग प्रोटीन जुड़ते हैं तो क्या हो रहा है, आप देखो ये BH लॉन्ग प्रोटीन से जुड़ते आ रहे हैं BCL2 से, और ये जो अपना दूसरे प्रोटीन थे ना जो कि अपने अपोप्टोटिक प्रोटीन थे, बैक्स प्रोटीन अपने एक्टिवेट हो गए। जैसे ही बैक्स प्रोटीन एक्टिवेट हुए, बैक्स प्रोटीन ने क्या करा, एक साथ वो जुड़ने लगते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे छेद बनने लगते हैं, चैनल बनने लगते हैं, और इन छेदों से बाहर निकलने लगता है इस तरीके से साइटोक्रोम C। और ये साइटोक्रोम C जैसे ही अपने साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोक्रोम C किस पे जुड़ता है, साइटोक्रोम C अपना जुड़ता है अपोप्टोसिस करवाने वाले प्रोटीन से, जिसके कारण एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सीधा अपने कैस्पेज 9 को एक्टिव करते हैं। यहाँ पे कैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाएगा, जिसके कारण पूरा सेल इस तरीके से मर जाएगा, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज नोन एज अपोप्टोसिस। ये पूरा मैंने आपको सीक्वेंस से समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज एक बार और रिवाइंड करके चीजें देख लेना फ्लो चार्ट से, आपको एनिमेशन समझ में आ जाएगा। होप सो अब आपको इमेजिन हो पाया हो किस तरीके से चीजें होती है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे। चलो अब एक्सट्रिंसिक पाथवे आपको बताते हैं। अब इनिशिएटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस हेल्प टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द सर्फेस। क्या होता है ना, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोल देते हैं डेट रिसेप्टर। डेट रिसेप्टर के कुछ और नाम भी होते हैं, FNS, FAS रिसेप्टर। तो जैसे ही इस रिसेप्टर में इसका लाइगेंड जुड़ता है, मतलब डेथ करवाने वाले सिग्नल जुड़ेंगे, तो क्या होगा, ये रिसेप्टर के नीचे वाले पार्ट जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी के अंदर, डेट रिसेप्टर, वो सारे डेट रिसेप्टर आपस में जुड़ेंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको बोलेंगे फैड। ये फैड स्ट्रक्चर जब बन जाता है ना, तो वो कैस्पेस को एक्टिवेट करता है, कैस्पेस प्रोटीन को। तो यहां पे ये लिखा है, जैसे ही अपना ये जो रिसेप्टर होता है ना, डेट रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, ये डेट रिसेप्टर जिसको अपन FAS रिसेप्टर भी बोलते हैं, जैसे ही उसमें उसका लाइगेंड जुड़ेगा, बहुत सारे डेट रिसेप्टर आपस में जुड़ेंगे, जिसके कारण अपना एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलेंगे फैड, FADD, फैड डोमेन। ये फैड डोमेन जो है सीधा अपना कैस्पेस 8 जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे कैस्पेस 8 एक्टिवेट होता है, वो कैस्पेस 37 को एक्टिवेट करेगा, और सीरीज में यही रिएक्शन चलती जाएगी। यहां पे भी यही लिखा है, याद देखो, ये अपना डेट रिसेप्टर है। जैसे ही डेट रिसेप्टर पे अपना सिग्नल जुड़ता है, ये सारे डेट रिसेप्टर आपस में चिपक जाते हैं और नीचे वाले स्ट्रक्चर आपस में बना लेते हैं एक फैड एडाप्टर। ये फैड एडाप्टर जो है आगे जाके कैस्पेस 8 को एक्टिव कर देता है। एम आई क्लियर? इस सीक्वेंस को ना मैं बड़े प्यार मोहब्बत से आपको एनिमेशन से दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए माइंड में। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अपने रिसेप्टर है। ठीक है, ये अपने एक सेल में प्रेजेंट है डेट रिसेप्टर। एम आई क्लियर? देखो ये क्या है, नीचे की तरफ अगर ये जो आप देख रहे हो ना, ये है अपना पूरा का पूरा लिपिड की बाइलेयर।
इस लिपिड की बाइलेयर पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है रिसेप्टर, ये डेड रिसेप्टर है और ये है अपने इस रिसेप्टर पे जुड़ने वाला इसका लाइगेंड। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ये लाइगेंड पे डेड रिसेप्टर जुड़े, देखो ये बहुत सारे डेड रिसेप्टर जो है फिर आपस में जुड़ने लगते हैं, जो कि डेड लाइगेंड पे जुड़ जाते हैं। फिर इसके कारण क्या होता है ना, लिपिड की बाइलेयर के अंदर एक अपना बन जाता है FADD फैट स्ट्रक्चर। दो फैट स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो एक्चुअली में एक एडाप्टर प्रोटीन होता है जो कि अपना कैस्पेज 8 को, जो कि इनएक्टिव है, उस इनएक्टिव कैस्पेज 8 को एक्टिव करता है। ये देखो आप, इस तरीके से क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे अपना मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं अपने एडाप्टर प्रोटीन में, जिसके कारण यहां पे एक एक्टिव कैस्पेज 8 बन जाता है। मैं एक और अच्छा एनिमेशन दिखाता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, चाहे वो 10 बार एनिमेशन दिखाना हो या अलग अलग एनिमेशन दिखाना हो, आप लोग सिर्फ एक चीज कर सकते हो, ये वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि मैं यार कितनी मेहनत कर रहा हूं, पैथोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं, एनाटॉमी छोड़ के। शेयर करो, इतना नहीं कर सकते तो लाइक करो, और एटलीस्ट एक कमेंट तो कर सकते हो छोटा सा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं यार, बदले में कुछ तो एक रिवॉर्ड ही समझ लो मेरा बस ये। और बाकी कमेंट में लिख देना नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। ये वाला जो है बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, लेकिन ये इतना करेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छे एनिमेशन। देखो ये बाहर की तरफ रिसेप्टर है जो कि अपने डेड रिसेप्टर, अब डेड रिसेप्टर के बहुत सारे नाम है, इसके ऊपर जैसे अपना सिग्नल आए, क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट जो रहता है ना वो अपना चेंज हो जाता है, जिसके अंदर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना डेड एडाप्टर, फैब एडाप्टर, जो क्या करेगा, कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करेगा। कैस्पेज 8 सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C बाहर निकलना, उसने एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करा, न्यूक्लियस 2D, सारी चीज फ्रेगमेंटेशन में हुई। अब बात आती है सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो इसके पार्ट 3 में मैं सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा किस तरीके से आपको लिखना है। अब मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक यूनिवर्सिटी में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालना, एपोप्टोसिस, डेफिनेशन लिखना, कॉजेस लिखना और मैकेनिज्म लिखना। मैकेनिज्म का ये पूरा फ्लोचार्ट आपको बनाना पड़ेगा, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे का। फिर ये एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, बेहद इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी मॉर्फोलॉजी। इस तरीके से लॉन्ग में लिखना है। सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, अदरवाइज मेरी बुक की PDF भी अवेलेबल है। फिर मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट अभी समझाना चाहता हूं, जो कि है रिमूवल ऑफ फेगोसाइटिक सेल। अब यहां पे आप देखो, जैसे ही अपोप्टोसिस हो जाता है तो क्या होता है, एक जो सेल है ना वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, उसको बोलते हैं अपोप्टोटिक बॉडी। मैंने आपको क्या बताया था, एक अपना सेल होता है उसको बोलते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है, इन अपोप्टोटिक बॉडी को पूरा खा जाता है, इंगल्फ करता है ना। सो आपने कभी सोचा नहीं, जब पढ़ा था मुझे क्वेश्चन आया था, यार ये मैक्रोफेज जो है ये अपने अपोप्टोटिक बॉडी को ही क्यों खाते हैं, नॉर्मल सेल को क्यों नहीं खाते, ऐसा क्या होता है उसमें। सो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में एक बहुत ही प्यारी चीज प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर, ये सारी चीज उसके कारण होती है। उस चीज को अपन बोल देते हैं फोस्फेडाइल सेरिन। तो फोस्फेडाइल सेरिन जो होता है ना, ये देखो, ये बताओ, ये नॉर्मल टिश्यू है, मान लो जो नॉर्मल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर की तरफ अपना प्रेजेंट होता है ये फोस्फेडाइल सेरिन मॉलिक्यूल। ये एक तरीके का फोस्फोलिपिड है, ठीक है। हेल्दी सेल के अंदर फोस्फेडाइल सेरिन जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर तरफ। बट जैसे ही अपोप्टोसिस हो जाता है, एक सेल टूट जाता है, तो क्या होता है, यही फोस्फेडाइल सेरिन जो है अपना अपोप्टोटिक बॉडी में बाहरी की तरफ प्रेजेंट हो जाते हैं, आउटसाइड। अब मैक्रोफेज को पता है उसको किसको खाना है, मैक्रोफेज को सिर्फ उन्हीं सेल को खाना है जिन सेल के बाहर लगे हो फोस्फेडाइल सेरिन। सो नॉर्मल सेल में तो ये फोस्फेडाइल सेरिन अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इनर सरफेस में। बट जैसे अपन अपोप्टोसिस करवा लेते हैं, ये फोस्फेडाइल सेरिन जो है बाहर की तरफ आउटर साइड चले जाते हैं अपोप्टोटिक बॉडी में, जिसके कारण मैक्रोफेज इसको पकड़ता है और खा लेता है। तो फोस्फेडाइल जहां पे ये लिखा है, अपोप्टोसिस में क्या होता है, फोस्फेडाइल सेरिन आउटसाइड आ जाता है, जिसके कारण मैक्रोफेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। एम आई क्लियर। फेगोसाइटोसिस मतलब अपोप्टोसिस होने के बाद जो अपोप्टोटिक बॉडी बनी थी ना, वो मैक्रोफेज खा लेते हैं। फिर अपोप्टोटिक सेल सीक्रेट सोल्यूबल फैक्टर दैट रिकरेंट द फेगोसाइट। अब क्या होता है ना, जैसे एक अपोप्टोटिक बॉडी बनती है, वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बनाता है जिसको देख के मैक्रोफेज आ जाता है। मैक्रोफेज तुरंत देखता है क्या इन अपोप्टोटिक बॉडी में फोस्फेडाइल सेरिन है, अगर होता है तो उसको खा जाता है।
सो पूरा आपको पाथवे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फिर ये भी लिखना पड़ेगा रिमूवल ऑफ अपोप्टोटिक सेल, फैक्टर फेवरिंग, फेगोसाइटोसिस कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। पार्ट 3 आखिरी है जिसके अंदर नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस का डिफरेंस बिटवीन बताया जाएगा और आपको दिए जाएंगे सारे नोट्स, तो स्टे ट्यून। ले लो चोको।